प्यारे बच्चों, हम रैखिक आसमीका का दूसरा वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम प्रश्न नंबर 14 से आखिर तक के हल करेंगे। प्रश्न है, एक कक्षा 11 में प्रथम सत्र व द्वितीय सत्र में परीक्षा में एक छात्र पहली परीक्षा में 62, दूसरी में 48 अंक प्राप्त करता है। वह न्यूनतम अंक बताना है, वह कम से कम अंक ज्ञात करना है, ठीक, जिसमें वार्षिक परीक्षा में पाकर वह 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त करें। न्यूनतम, और वो भी क्या है, औसत। हम लिखते हैं हल। माना छात्र परीक्षा में x अंक प्राप्त कर ले, वह न्यूनतम औसत क्या है, x अंक प्राप्त कर ले। तब हमारे पास क्या हो जाएगा कि पहले तो उसने 62 अंक प्राप्त कर लिए, फिर 48, और अब कितने प्राप्त कर लिए, x। अब इनका औसत, तो औसत से यानी किससे भाग देंगे हम, 3 से। अब ये जो औसत है, ये कम से कम, क्या शब्द यूज़ किया यहाँ पर, न्यूनतम कितना आना चाहिए, तो कम से कम ये आना चाहिए 60 या 60 से ज़्यादा। तो 60 या 60 से ज़्यादा चलेगा। अब इस असमीका को हम हल कर देते हैं, देखते हैं। हमने सीखा 3 का घातांक गुणा कर, इन दोनों को हम जोड़ दें, कितना हो जाएगा, ये 110 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 180। जब हम इसका पक्षांतरण करेंगे तो 110 को जाकर माइनस का हो जाएगा, हमारे पास बचेगा ये 70। यानी क्या उत्तर आया कि कम से कितने अंक प्राप्त करना पड़ेंगे, 70 या 70 से ज़्यादा। अतः स्पष्ट है कि छात्र को न्यूनतम 70 अंक या उससे अधिक लाना होंगे। विद्यार्थियों, प्रश्न क्रमांक 15 है हमारे पास, ठीक इसी तरीके से कि रवि पहली दो एक परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त करता है। वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिससे वह तीसरी परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम। सेम इसी तरीके का सवाल है 15वां सवाल, जो हमने 14वां सवाल किया था। तो 15वां सवाल विद्यार्थियों स्वयं आपको करना है, और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि इसका उत्तर क्या आएगा, स्वयं करें। सवाल नंबर 16 हमारे पास है कि किसी पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाने के लिए एक व्यक्ति को सभी 5 परीक्षाओं में, कितनी परीक्षाएं, 5 में, जो 100 नंबर की है, 90 अंक या उससे अधिक औसत प्राप्त करना है। क्या है, 90 अंक या इससे अधिक, यानी कम से कम 90 नंबर तो उसको आना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए। यदि सुनीता प्रथम 4 परीक्षाओं में, ठीक है, 87, 92, 94, 95 अंक लाती है, तो न्यूनतम अंक प्राप्त कीजिए करती है, जिससे 5वीं परीक्षा में सुनीता को पाठ्यक्रम में ग्रेड ए प्राप्त हो जाएगी। तो हम मान लेंगे सेम उस तरीके से कि माना सुनीता 5वीं परीक्षा में 100 अंक प्राप्त करती है। अब क्या बोला उसने कि न्यूनतम, है ना। इस तरीके से अब हम देख सकते हैं, पहली परीक्षा में उसने कितने अंक लाए थे, वो पहली परीक्षा में सुनीता जो अंक लाई थी वो थे हमारे पास 90 तो उसको लाना था 87, प्लस दूसरी परीक्षा में 92, तीसरी परीक्षा में 94, चौथी परीक्षा में 95, और 5वीं परीक्षा में उन्होंने माना x। इन सब का जो औसत यानी 5 से हम क्या देंगे, भाग, वो कम से कम या न्यूनतम कितना आना चाहिए, 90। अब इसको हम फिर सॉल्यूशन करते हैं, तो इन सबका जब जोड़ करेंगे तो जोड़ आ जाएगा हमारे पास 368 प्लस एक्स बाय 5, 368 प्लस एक्स 450, और जब हम माइनस कर देंगे एक्स ग्रेटर इक्वल, इधर जा कट जाएगा, कितना जाएगा 82। हमने सुनीता को ए ग्रेड प्राप्त करने के लिए 82 अंक की ज़रूरत है।
तो बच्चों अगला सवाल है सवाल नंबर 17 जो दिया है क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनमें दोनों संख्या 10 से बड़ी है तो उनका योगफल 40 से कम है। पहले तो बोला विषम संख्या, जैसे कि विषम संख्या 1 और क्या है 3, फिर क्या है 5। तो हम एक बात देखते हैं कि इससे ये कितनी ज़्यादा है 2, इससे ये कितनी ज़्यादा है 2। तो हम मान लेंगे कि माना पहली विषम संख्या x है तथा दूसरी विषम संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास x प्लस 2। अब क्या बोला है प्रश्न में प्रश्न में हमें कहा है कि जो संख्या है दोनों 10 से बड़ी है। क्या बोला उसने संख्या 10 से बड़ी है यानी x जो है वो 10 से बड़ी और x प्लस 2 भी 10 से बड़ा है, यानी एक कंडीशन तो हमें ये मिली। दूसरा उसने प्रश्न में जो बोला वो है कि उनका योगफल यानी दोनों संख्याओं का योगफल x प्लस 2 जो है वो 40 से योगफल 40 से कम है। ये इन दोनों का जो टोटल है वो कम है किससे 40 से। अब इसको हल करते क्या हो जाएगा x इधर जा घट जाए कितना जाएगा 38, x 2 से भाग दे कितना जाएगा 19। ये दूसरी समीकरण है। अब हम क्या करेंगे समीकरण 1 क्योंकि जो हल होता है समीकरण का दोनों का उभयनिष्ठ होता है, समीकरण 1 व 2 से दोनों को मिला देंगे यानी x 10 से तो बड़ा है, x 10 से बड़ा है पर 19 से छोटा है। अब जो हमारा हल रहेगा कौन कौन से रहेगा x का मान 10 से ज़्यादा रखें और 19 से छोटा। तो विषम संख्या कौन कौन सी है हमारे पास 10 से ज़्यादा विषम संख्या, 10 से ज़्यादा पहली विषम संख्या हमारे पास 11, x बराबर 11 रखें तो अगली संख्या कौन सी हो जाएगी 13। फिर अगली विषम संख्या 13 रखें तो कौन सी हो जाएगी 15। इस तरीके से पहला पेयर बन जाएगा। दूसरा फिर 15 रखें तो कौन सी हो जाएगी 17, 17 रखें तो कौन सी हो जाएगी 19। हमारे पास ये संख्याएं हैं जो कि प्रश्न में दी गई कंडीशन को फॉलो करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 18। क्या दिया हमारे पास उसको पढ़ते हैं। एक विलियन जो कि 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के मध्य रखा है। ठीक, एक विलियन है जो कहाँ से 68 से 77 के मध्य रखा है। सेल्सियस पैमाने पर विलियन का तापमान का परिसर परास यानी उसकी रेंज हमें फाइंड करना है और फ़ारेनहाइट सेल्सियस में बदलने का जो तरीका है वो है F 9/5 32। ठीक, अब जो हमारे पास प्रश्न में जानकारी दी है तो फ़ारेनहाइट में दिया है। ठीक है, फ़ारेनहाइट में दिया है तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया हमारे पास सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में। तो क्वेश्चन को पढ़ने से हमें क्या पता चला कि जो फ़ारेनहाइट का पैमाना है तो हमें क्या दिया है बच्चों विलियन जो फ़ारेनहाइट यानी F दिया है हमारे पास फ़ारेनहाइट कहाँ से 68 से 77 तक है। ठीक, और हमें एक सूत्र दिया है कि F बराबर क्या होता है 95C प्लस 32। ये वैल्यू हम पुट कर देंगे और हमें वैल्यू किस में तो फ़ारेनहाइट में दिया है उसको किस में बदलना है सेल्सियस में। तो आपको ध्यान रखना है इस तरीके से। ये तो हमने लिखा है F की वैल्यू रख दी इसमें। एक तो क्या जाएगी F की वैल्यू हमारे पास 9/5C प्लस 32 77। अब फिर से वही सवाल बन गया जो हमने हल किया था। अब कैसे करके पहले 32 तो सब में 32 हम ऐड कर देंगे, फिर 32 क्या कर देंगे माइनस सारे पक्ष 9/5C प्लस इसमें से 32 माइनस और इसमें से भी 32 को माइनस कर देंगे। तब हमारे पास जो बचेगा कितना जाएगा यहाँ पर हमारे पास 6 और कितना जाएगा यहाँ पर 3 36 32 से 32 कैंसिल 9/5C कितना बचेगा हमारे पास इस तरीके से ये 45। अब हमें क्या करना है ये 5 हटाना तो पहले 5 से पूरे में गुणा कर देंगे और 9 से भाग दे देंगे। 36 5 से हम गुणा कर रहे हैं और 9 से भाग दे रहे हैं। 5 से गुणा 9 से भाग, 5 से गुणा 9 से भाग कैंसिल करते हैं। 5 से इसको काटते हैं 9 चौक 36 4 पंजे 20 इससे ये कैंसिल इससे ये कैंसिल क्या बचेगा C और 9 पंजे 45 और 5 25। तो जो फ़ारेनहाइट में था उसको अब किस में बदल दिया हमने सेल्सियस में। तो आप कहाँ से हो जाए 20 से 25 डिग्री के। अगला सवाल है हमारे पास इस तरीके से
एक व्यक्ति की बुद्धि लब्धि ही IQ जो है उसका मासिक आयु का सूत्र है IQ बराबर MA। एम क्या दिया है IQ बराबर जो है कैसे निकालते हैं मेंटल एज और चाइल्ड एज इंटू 100। ठीक, इस सूत्र से हम निकालते हैं। अब बोला है कि उसकी मानसिक आयु जो है मेंटल एज जो है और CA जो है उसकी कालानुक्रत आयु है। यदि 12 वर्ष की आयु में बच्चे के एक समूह में, यानी बच्चों का समूह कितने हैं 12 वर्ष का समूह। ठीक, तो उसकी आयु कितनी दी है चाइल्ड एज जो है वो कितनी दी है 12 वर्ष। तो हमें CA दिया है, CA कितना दिया है 12 वर्ष के समूह में असमीका 80 से IQ कितना है 140, यानी कि हमारे पास क्या दे दिया उसकी कालानुक्रत आयु कितनी है 12 है। तब 12 रख देते हैं इसमें, तो IQ बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास मेंटल एज अपॉन 12 गुणित 100। तब आपको क्या दिया उन्होंने समूह में, अगर हम पढ़े तो फिर से क्या बोला उन्होंने कि IQ जो है वो कहाँ से कहाँ तक है 80 से 140 तक। तो हमें बताना उसकी मेंटल एज कितनी, फिर IQ का मान आ गया, इसमें IQ का मान रख देंगे साथ समीकरण में 80 मेंटल एज 12 को 100 टू 140। फिर क्या करेंगे हम 100 से भाग देंगे और 12 से गुणा कर देंगे ताकि हम कैंसिल हो जाए। 80 12 से गुणा 100 से भाग मेंटल एज 12 से गुणा 100 से भाग, इससे कैंसिल 12 का 96 96 भाग 10 9.6 मेंटल एज 0 से 0 कैंसिल कितना जाएगा 168 16.8 यह जाएगी उसकी मेंटल एज। केवल बस हमें इस तरीके सूत्र में मान ही रखना था। आलेख विधि से हल करना है। हमने आलेख विधि पढ़ी है 10वीं में भी, ग्राफ विधि जिसको हम बोलते थे वही आलेख विधि। तो पहले हल करते हैं। तो ये जो असमीका दी इनइक्वलिटी उसको पहले हम असमीका को समीका में बदल देते हैं और बिंदु प्राप्त कर लेते हैं। 3x प्लस 2y बराबर 6। इसमें एक बार x बराबर 0 रख दें, x बराबर तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3 y बराबर कितना आ गया 3। तो एक निर्देशांक तो पता चला 0 और 3। एक बार x बराबर 0 रखेंगे, एक बार किसके बराबर 0 रखेंगे y के बराबर, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 2 0 6। तो क्या हो जाएगा हमारे पास इस बार 3x बराबर 6 और x बराबर 2। तो क्या आया x बराबर 2 तो y बराबर कितना आया 0। तो इस तरीके से हम टेबल बना लेंगे। x बराबर जब 0 रखा था 3 आया, y बराबर 2 रखा था x बराबर 0 आया। अब हमें क्या करना है समीकरण 1 में 0 0 रखना है असमीका, तो 0 0 रखते हैं और हम देखते हैं क्या आता है। तो 0 0 रखते हैं तो क्या जाएगा 3 0 प्लस 2 0 6 0। ये बात क्या है असत्य है। इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास असत्य है तो कि 0 0 दी गई असमीका को संतुष्ट नहीं करेंगे। अब हम इसका ग्राफ करते हैं। अगर इसको ग्राफ पेपर दिया रहे तो इस तरीके से आपको इस तरीके से बनाना है। ये ग्राफ है मान लीजिए आपको, तो आपको पहला बिंदु कहाँ मिलेगा 0 और 3, यानी x पर 0 y पर 3। ये कहाँ मिलेगा ये हमारा y अक्ष पर, तो यहाँ मिलेगा अपने को 0 और 3। फिर एक है 0 2 x 0 x 0 पर y 0, तो उल्टा लिखते हैं यहाँ पर 2 और 0, x 2 यहाँ मिलेगा 2 और 0। दोनों को हम स्केल की सहायता से मिला देंगे। ये जो हमने खींची ना ये सरल रेखा, पर हमें सरल रेखा नहीं, हमें तो किसका हल चाहिए असमीका का चाहिए। असमीका का हल चाहिए तो असमीका 0 0 जब हम रखा ये है 0 0 0 0 से असंतुष्ट हो गए तो ग्राफ किधर जाएगा इधर जाएगा। ठीक है, कोई इधर जा सकता पर इधर नहीं आएगा ग्राफ, क्योंकि किधर तो आ सकते हैं। यही इसका ग्राफ है तथा असमीका का हल 0 0 से विपरीत और है। यही हमारा प्रश्न है। अब है इसी तरीके से प्रश्न 21वां जो कि
विद्यार्थियों आपको हल करना है सेम इसी तरीके से, इसी विधि से दी है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताया कि इसका ग्राफ 0 0 की तरफ आएगा या नहीं आएगा। अब हमारे पास विद्यार्थियों सवाल नंबर 7 उसी हिस्सा है, उसमें एक असमिका दी थी, इसमें हमारे पास दो अलग अलग असमिका है, तो अलग अलग असमिका है तो उनका उभयनिष्ठ क्षेत्र उसका हल कहलाता है, हमने ऐसी परिभाषा में पढ़ा है। अब हम पहले हल करेंगे पहले असमिका को, समीकरण फर्स्ट। तो क्या हमारे पास फर्स्ट में असमिका फर्स्ट को देखते हैं, इसको हम पहले समीका बोलते हैं, एक्स प्लस वाई बराबर वाई। इसमें एक बार एक्स वाई जीरो रखने पर वाई बराबर कितना जाएगा 5, एक बार वाई बराबर जीरो रखने पर एक्स बराबर कितना जाएगा 5। तो इसके निशान क्या जाएंगे रेखा के 0 5 तथा 5 0। और अब देखेंगे हम असमिका एक में 0 0 से संतुष्ट होती है या नहीं। क्या रखते हैं हम 0 0 रखते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि ग्राफ किधर जाएगा। तो हम 0 0 रखते तो 0 + 0 बड़ा है 5 से, ये क्या जाएगा असत्य है, अर्थात ग्राफ जो है वो 0 0 से विपरीत दिशा में जाएगा। चलो इसको हम बना, हमने ग्राफ पर शो कर दिया है इस असमिका को, क्या है ये x + 5। अब दूसरी वाली असमिका को हम बनाते हैं, x - y बराबर 3 ले लेते हैं। एक बार x बराबर 0 रखा तो y बराबर हो जाएगा -3, एक बार y बराबर 0 रखा तो x बराबर हो जाएगा 3, यानी बिंदु क्या मिले 0 - 3 तथा 3 और 0। और असमिका 2 में भी हम क्या रखते हैं 0 0 रखते हैं, 0 - 0 = 3। तो ये क्या है ये बात भी कि 0 - 0 रखने पर क्या जाएगा हमारे पास छोटा है बराबर है 3 के, तो ये बात क्या है सत्य है। एक ये बात क्या जाएगी हमारे जो 0 के लिए क्या है ये सत्य है, अर्थात इसका ग्राफ 0 0 तक जाएगा। आइए इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ किस तरीके से बनेगा, क्या दिया है पहला बिंदु हमारे पास एक बिंदु आया है 0 - 3 और 3 और 0। पहले हम बनाते हैं 0 - 3। 0 - 3 कहाँ मिलेगा हमारे पास यहाँ पर 1 - 2 - 3, ये मिलेगा 0 - 3 और एक मिलेगा 3 0, मिलेगा 3 और 0। अब हम लाइन को खींच देते हैं, तो ये हमारे पास सरल रेखा बन गई। अब हमें दोनों का हल निकालना था। हल वो क्षेत्र होता है कि इस रेखा का ग्राफ तो 0 0 से दूर जा रहा है, ये इसका ग्राफ 0 0 की तरफ जा रहा है, तो ऐसा क्षेत्र लेना है जो दोनों का उभयनिष्ठ हो। ये क्षेत्र नहीं ले सकते क्योंकि ये क्षेत्र में ये लाइन इधर नहीं मिलेगी, ये मिलेगी। ये जो क्षेत्र है इतना इतना ये और ये दोनों का उभयनिष्ठ क्षेत्र है और यही समीकरण का असमिका का हल होगा। ठीक, तो हम लिखेंगे कि असीमित हल है इस क्षेत्र से ऊपर ऊपर ये। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो है 4, ये जो है वो है 1, 4 और 1 के बाद वो सारे असीमित हल है असमिका। प्यारे विद्यार्थियों 23वां क्वेश्चन भी इसी तरीके से आपको करना है, उसमें 3 लाइन आपको खींचना पड़ेगी अलग अलग। ठीक, तो वो आप करके बताइए कमेंट बॉक्स में, अगर नहीं आता है तो मेरे को बताइए, मैं आपको हल करवाता हूँ।